हेडिंग है ऑटो ट्रांसफार्मर। हेडिंग डाल लीजिएगा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में ए भाई इधर ध्यान दीजिए, ऑटो ट्रांसफार्मर में बताया जाता है कि केवल एक ही वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर कितनी वाइंडिंग होती है? केवल एक ही वाइंडिंग होती है, जो आपका प्राइमरी का भी कार्य करती है और किसका कार्य करती है? आपका सेकेंडरी का भी कार्य करती है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, आप लोग अपने यहाँ लैब में ऑटो ट्रांसफार्मर देखे होंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर गोलाकार होगा आपका, और ऊपर एक आपका घुमाने वाला हैंडल टाइप लगा होगा, ठीक है ना ऑटो ट्रांसफार्मर। तो उस ऑटो ट्रांसफार्मर में होता क्या है, वो घुमाने वाला कार्य क्या करता है? तो वो जो घुमाने वाला होता है वो एक रिंग होता है, एक रिंग नुमा संरचना होती है। जैसे यहां क्या होता है, यहां पर एक रिंग होता है, यहां पर एक क्या होता है आपका रिंग होता है। जब आपका घुमाया जाता है तो घुमाने पे होता क्या है, आपका फेरों की संख्या बढ़ती और घटती है। सेकेंडरी पर फेरों की संख्या का मान बढ़ाया घटाया जाता है। जो आप लोग अपने लैब में ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर, वो कुछ इस तरह वाला देखे होंगे। एक गोलाकार देखे होंगे जिसके ऊपर आपका एक काले कलर का आपका पदार्थ लगा होगा, जो क्या कर रहा होगा, जिसके ऊपर इस तरह का इंडिकेशन होगा। और इधर क्या होगा, इधर आपका ट्रांसफार्मर का रेंज बना होगा, उसके वोल्टताओं का रेंज बना होगा आपका। तो वो वोल्टताओं का रेंज जो होगा वो आपका जैसे जैसे घुमाते जाएंगे, किसको घुमाते जाएंगे? इसको घुमाते जाएंगे। तो ये जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे सप्लाई वोल्टेज का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ये घूम करके होता क्या है, तो ये फेरों की संख्या को बढ़ाता है। कौन से फेरों की संख्या बढ़ाता है? तो सेकेंडरी के फेरों की संख्या बढ़ाता है। तो ऐसा होता क्या है कि फेरों की संख्या बढ़ती है। तो इसमें एक रिंग होता है, ये एक रिंग होता है जो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इसके साथ। वही रिंग क्या होता है, जैसे जैसे घुमाते वो रिंग ऊपर उठता है आपका, और फेरों की संख्या सेकेंडरी पे क्या होती है आपका? बढ़ती चली जाती है आपका। तो उस ट्रांसफार्मर की संरचना में कुछ इस तरह की संरचना आपको मिलेगी देखने के लिए। ये आपका जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, तो ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, तो ये कोर होगा। इस कोर के ऊपर ही क्या किया गया होगा, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की गई है आपका। इसी पर कोर होगा, और इसी कोर पे क्या किया गया होगा, इसी कोर पे ट्रांसफार्मर की ये क्या की गई होगी आपका? वाइंडिंग की गई। ये कोर के ऊपर क्या की गई है? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की गई है। जब कोर के ऊपर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कर देंगे, और इस कोर को किससे जोड़ेंगे आपका? इस कोर को सप्लाई से जोड़ेंगे। तो इसको हमने सप्लाई से जोड़ दिया, सप्लाई V1 के साथ जोड़ दिया भाई। तो ये हमने सप्लाई V1 के साथ जोड़ दिया। अब क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी क्या? I1, और दूसरे सिरे से क्या निकलेगा? I1 निकलेगा ना। इस पूरे में जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या होगा, तो इस पूरे में फ्लक्स हमारा इस तरह से होगा। इस पूरे में फ्लक्स क्या होगा, इस पूरे में फ्लक्स आपका इस तरह से निकलेगा, ऐसे। इस पूरे से फ्लक्स इस तरह से कोर के चारों तरफ बनेगा फ्लक्स का। बोलो भाई, इस तरह से चारों तरफ फ्लक्स निकलेगा इसके कोर के। तो इस फ्लक्स का मान क्या होगा, तो इस फ्लक्स का मान होगा हाई, यही होगा ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर इसके इसी पॉइंट पर हमने क्या किया, ये दूसरी वाइंडिंग ले ली, हमने ये दूसरी वाइंडिंग ले ली, और ये हमारा क्या है, ये हमारा रिंग हो गया, ये हमारा रिंग नुमा संरचना हो गई। और इसके साथ क्या हो गया, ये हमारी दूसरी हो गई। अब ये क्या होगा, ये जैसे जैसे आपका घुमाएंगे, जैसे जैसे इसको हम घुमाते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या करेगा, ये ऊपर उठता जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर उठेगा तो अब ये आने वाली जो सप्लाई है, जैसे ये सप्लाई यहां से आ रही है तो ये यहां से होकर के इधर चली जाएगी ना। बोले भाई, तो इधर जब सब कौन सा, ये जो रिंग नुमा संरचना है आपका, वो रिंग नुमा संरचना जैसे क्वायल के चारों ओर एक रिंग नुमा संरचना लगाई गई है, ताकि वो फ्लक्स को क्या कर सके, वहां से एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि ये पूरी की पूरी जो फेरों की संख्या है यहां से लेकर के यहां तक, वो प्राइमरी वाइंडिंग है। यहां से यहां तक क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है। और ये जहां से आपका रिंग होगा और जहां से ये होगा, इन दोनों के बीच जो फेरों की संख्या कार्य करेगी उसको हम फेरों की संख्या क्या बोलेंगे, आपका N2 बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरों की संख्या बोलेंगे। तो जैसे जैसे हम इसको ऊपर उठाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, फेरों की संख्या N2 का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा आपका। तो फेरों की संख्या N2 बढ़ती चली जाएगी। तो N2 कैसे बढ़ेगी, तो जैसे जैसे इस हैंडल को हम घुमाएंगे, आपका इस नॉब को घुमाएंगे, नॉब का मतलब घुंडी होता है, तो जैसे जैसे इस घुंडी को घुमाएंगे या नॉब को घुमाएंगे तो नॉब के घूमने पर क्या होगा, ये हमारा जो है आपका फेरों की संख्या वैसे आपका सेकेंडरी साइड में बढ़ती चली जाएगी। जब सेकेंडरी साइड में फेरों की संख्या बढ़ेगी तो N2 का मान बढ़ता चला जाएगा।
जिसकी वजह से N2 साइड में यानी सेकेंडरी साइड में वोल्टेज का भी मान क्या होगा आपका, बढ़ता चला जाएगा। तो इधर जो सेकेंडरी साइड में आपका मिलने वाली जो वोल्टता V2 है, इस V2 वोल्टता का मान क्या होगा आपका, बढ़ने लगेगा, और ये हमारी इसमें धारा क्या होगी, I2 होगी। तो अब ध्यान से देखेंगे तो यहां आपका जब प्राइमरी में धारा दे रहे हैं तो प्राइमरी में धारा क्या होगी, प्राइमरी में इधर जो धारा फ्लो कर रही है, तो यहां से यहां तक जो धारा फ्लो कर रही है वो धारा क्या फ्लो कर रही है, I1 फ्लो कर रही है। हमारी इधर जो धारा फ्लो हो रही है, इधर आपका लोड में जो धारा फ्लो हो रही है वो धारा कौन सी फ्लो हो रही है, I2 फ्लो हो रही है। लेकिन इस कॉइल में कितनी धारा फ्लो कर रही है, यहां से यहां तक के बीच में धारा का मान क्या है। तो आप देखेंगे तो एक धारा नीचे की ओर I1 है और एक धारा यहां से I2 आएगी तो ऊपर की ओर, है ना। हम किसके रिस्पेक्ट में ज्ञात कर रहे हैं, अगर हम सेकेंडरी साइड के रिस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे तो हम I2 में से I1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर हम प्राइमरी साइड के रिस्पेक्ट में जानते तो हम I1 में से I2 को घटाते। ये चीज क्लियर है। तो हम सेकेंडरी साइड में धारा का मान निकालेंगे कि सेकेंडरी साइड के कॉइल में यानी यहां के कॉइल में धारा कितनी फ्लो कर रही है, तो हमारा सेकेंडरी साइड के लिए क्या आएगा, I2 माइनस I1 हमको प्राप्त होगा। ये पूरे फेरों की संख्या क्या है, N1 है। तो ये फेरों की संख्या क्या होगी भाई, तो ये हमारा सेकेंडरी के लिए कितना कार्य कर रहा है, तो सेकेंडरी के लिए यहां से यहां तक फेरों की संख्या N2 कार्य कर रहा है। तो यहां से यहां तक फेरों की संख्या N2 है, लेकिन यहां से यहां तक फेरों की संख्या क्या है, N1 है। तो अगर हम ज्ञात करें इसमें कि पूरे में आपका पूरे ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉमन क्या, पूरे ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉमन क्या है, तो फ्लक्स फाई का मान कॉमन है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए क्या कॉमन है, तो दोनों के लिए हमारा फ्लक्स फाई कॉमन है ना। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं भाई, हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड के फ्लक्सों की संख्या कॉमन है तो ऐसा कह सकते हैं ना, φ1 बराबर क्या, φ1 बराबर φ2 कह सकते हैं। यानी प्राइमरी के लिए कार्य करने वाला फ्लक्स φ1 है और सेकेंडरी के लिए कार्य करने वाला फ्लक्स कौन सा है, φ2 है। तो प्राइमरी के लिए कार्य करने वाला फ्लक्स क्या हो गया आपका, φ1 हो गया, और सेकेंडरी के लिए कार्य करने वाला फ्लक्स क्या हो गया, और φ2 हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि φ1 बराबर क्या है, φ2 बराबर क्या है, φ है कि नहीं, क्योंकि फ्लक्स दोनों के लिए बराबर है ना, क्योंकि इसी कोर में ना पूरा फ्लक्स φ है। बोलो भैया, इस कोर में तो बढ़ घट रहा है, तो फेरों की संख्या बढ़ घट रही है ना, फ्लक्स नहीं ना बढ़ घट रहा है। फ्लक्स तो दोनों के लिए कॉमन है ना आपका, हम बढ़ा घटा रहे हैं तो बढ़ने घटने में क्या बढ़ घट रहा है, फेरों की संख्या बढ़ घट रही है आपका। तो फेरों की संख्या N2 का मान बढ़ रहा है, N2 का मान घट रहा है, तो ये N2 पे यानी फेरों पे प्रभाव पड़ रहा है, ना कि फ्लक्स पे प्रभाव पड़ रहा है। तो फ्लक्स कॉमन है आपका, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों के लिए फ्लक्स क्या है, एक ही है आपका, वो फ्लक्स क्या है, फाई है आपका। तो फाई बराबर क्या होता है, बोलिए भाई, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर NI पढ़े, फाई इज इक्वल टू NI होता है। तो अगर हमारा फाई इज इक्वल टू NI होता है तो φ1 इज इक्वल टू क्या होगा, N1I1 होगा, और φ2 इज इक्वल टू क्या होगा, N2I2 होगा कि नहीं, होगा ना। बोलो भाई, अब इसमें एक बात बताएगा, फेरों की संख्या पूरा हमारा N1 है ना, प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या हमारी क्या दिख रही है, N1 है। लेकिन प्राइमरी के लिए एक्चुअल में कितने फेरे कार्य कर रहे हैं, प्राइमरी के लिए कितने फेरे कार्य कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारे यहां से यहां तक के ही ना फेरे कार्य कर रहे हैं, सिर्फ आपके यहां से लेकर के यहां से यहीं तक के ना फेरे कार्य कर रहे हैं। तो ये फेरे कितने हैं आपका, ये यहां से यहां तक के फेरे, तो N1 माइनस क्या है, N2। हम इसको तो N2 माइनस N1 नहीं ना लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हम ले रहे हैं। हम किसके लिए ले रहे हैं, हम प्राइमरी वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग के जब रिस्पेक्ट में लेंगे तो इतना वाइंडिंग ना प्राइमरी के लिए कार्य कर रहा है, बाकी इसके नीचे की पूरी वाइंडिंग किसके लिए कार्य कर रहा है, सेकेंडरी के लिए कार्य कर रहा है आपका। तो ये सेकेंडरी के लिए यहां से यहां तक का कार्य कर रहा है, लेकिन यहां से यहां तक का किसके लिए कार्य कर रहा है, तो प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी का हम निकालेंगे कि प्राइमरी में फेरों की संख्या एक्चुअल क्या है, तो वो प्राइमरी के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, N1 माइनस क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। जैसे हमने सेकेंडरी में धारा निकाला था, तो सेकेंडरी में धारा क्या हुआ था, सेकेंडरी के कॉइल में धारा हो गया था I2 माइनस I1 हुआ था। अब क्या हो जाएगा भाई, मिटा देना ये वाला, इसको बनाएंगे, मिटा देना।
अब ध्यान दीजिएगा, इस N1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, N1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई। N1 की जगह पे हम लिख सकते हैं N1 माइनस N2, और ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी में धारा I1 ही है तो इसको I1 ही रहने देंगे बराबर, ये सेकेंडरी में N2 है लेकिन सेकेंडरी में धारा क्या है एक्चुअल, तो I2 माइनस I1 है, तो ये क्या हो जाएगा I2 माइनस I1। तो वैल्यू कितना आएगी भाई, तो ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 माइनस क्या हो जाएगा N1 I1 और माइनस क्या हो जाएगा N2 I1 बराबर क्या हो जाएगा N2 I2 और क्या हो जाएगा माइनस N2 I1। अब देखो इधर भी माइनस N2 I1 इधर भी माइनस N2 I1, तो N2 I1 से N2 I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल गया, तो क्या बचा N1 I1 बराबर क्या बचा है N2 I2। तो यहां से जब निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा I1 बाई I2 बराबर क्या हो जाएगा N2 बाई N1, और बराबर क्या मिलता है हमको के, क्या यही मिलता है हमको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर किसी ट्रांसफार्मर की तरह का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मिले तो मतलब क्या है आपका, ये ट्रांसफार्मर की तरह ही ना वर्क कर रहा है आपका, तो इसी से क्या हमारा निकल के आ गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ गया, जो हम किसका लेते हैं, जो हम द्विकुंडलन वाले ट्रांसफार्मर का लेते हैं। यहां द्विकुंडलन ट्रांसफार्मर नहीं ना है, यहां एकल कुंडलन ट्रांसफार्मर है ना, लेकिन एकल कुंडलन ट्रांसफार्मर से हमको द्विकुंडलन ट्रांसफार्मर का सिद्धांत मिल रहा है ना, तो हम कहेंगे कि ये क्या भाई ऑटो ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। तो लिखिएगा इसमें कौन सा, हाँ n फेरों की संख्या है, कौन सा, हाँ तो वो तो सब पहले बता दिए हैं जी, दोनों में ये सब तो पहले बात हो चुका है, कहां रला। चलो भैया लिखेगा ऑटो ट्रांसफार्मर में द्विकुंडलन के स्थान पर केवल एकल कुंडलन कार्य करता है, केवल एकल कुंडलन कार्य करता है, जो प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों का कार्य करता है, जो प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों का कार्य करता है, जो प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों का कार्य करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा ऑटो ट्रांसफार्मर में अब एक बात बताइएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में कोर कितने लग रहे हैं, एक, वाइंडिंग कितनी, एक ही, तो कोर की भी बचत होगी और कॉपर की भी बचत होगी। तो लिखिएगा आगे ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी के लिए एक ही वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, एक ही वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण ताम्र की तथा कोर की बचत होती है, ताम्र की तथा कोर की बचत होती है, ताम्र की तथा कोर की बचत होती है, और यह ऑटो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता भाई, यह ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत पर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। हो गया, के सिद्धांत पर कार्य करता, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, या स्वप्रेरण भी लिख सकते हैं। हो गया, ये वाला डेरिवेशन कर लीजिएगा, इसमें ये वाला डेरिवेशन कर लीजिएगा, लिखेगा डेरिवेशन में, इसमें लिखेगा डेरिवेशन
हो गया? ये पूरा नोट कर लिए? ठीक, अगर ये पूरा नोट कर लिए हैं तो लास्ट में यहां पे लिखेगा, इस पॉइंट पर लास्ट में लिखेगा नोट करने के बाद। इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के, इस प्रकार से हम देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के, ऑटो ट्रांसफार्मर के एकल कुंडलन का सिद्धांत, एकल कुंडलन का सिद्धांत, एकल कुंडलन का सिद्धांत सामान्य ट्रांसफार्मर के, सामान्य ट्रांसफार्मर के, सामान्य ट्रांसफार्मर के द्विकुंडलन सिद्धांत, द्विकुंडलन सिद्धांत की तरह ही मान प्रदान करता है, की तरह ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो प्रदान करता है, की तरह ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो प्रदान करता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तो इस बोल रहा हूं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली, ऑटो ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली एक सामान्य ट्रांसफार्मर की तरह होती है, एक सामान्य ट्रांसफार्मर की तरह होती है। हो गया? अब एक बात आएगी कि अब इस ट्रांसफार्मर में, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा है, ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इससे तो फायदा ही हो रहा है हम लोगों को। फायदा क्या हो रहा है? हमारा कोर बच रहा है। हमारा क्या बच रहा है? आपका पहला बच रहा है कोर, दूसरा क्या बच रहा है? दूसरी बच रही है वाइंडिंग, तीसरा क्या हो रहा है आपका? तीसरा आपका स्पेस यानी जगह। इन तीनों की बचत हो रही है ना? बोलो भाई। हमारा जो है ट्रांसफार्मर, ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा हमको कोर की भी बचत हो रही है, वाइंडिंग की भी बचत हो रही है और स्पेस की भी बचत हो रही है। आपका ये तीनों होगा, क्योंकि आपका अगर ये कोर कार्य कर रहा है तो इसी कोर पे प्राइमरी भी हो गया, इसी कोर पे सेकेंडरी हो गया। आपका हो गया ना? तो कोर की बचत, वाइंडिंग की बचत और स्पेस की बचत हो गई। तो जो हम लोग गांव में ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्या इसकी जगह पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते क्या? एक और खासियत होती है इसकी कि इसकी वोल्टता जो 100% तक बढ़ा सकते हैं। तो आप जैसे अगर सामान्य ट्रांसफार्मर है तो सामान्य ट्रांसफार्मर में आप वोल्टता 100% बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें वोल्टता को 100% से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, 110% तक वोल्टता को बढ़ाया जा सकता है। इसकी ये खासियत होती है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो वोल्टता बढ़ाई जा सकती है वह आपका कितने परसेंट तक बढ़ाई जा सकती है? तो वह आपका 110% तक हम वोल्टता को बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे हम लोग वोल्टता बढ़ाते घटाते हैं ना, इसमें हम वोल्टता क्या कर रहे हैं? बढ़ा ही नहीं रहे थे ऑटो ट्रांसफार्मर से। जैसे जैसे नॉब को घुमा रहे थे तो नॉब को घुमाते जाते थे तो वोल्टता का मान इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो ये वोल्टता हम कितनी बढ़ा सकते हैं? तो इस वोल्टता का मान हम 100 वोल्ट से बल्कि 100% से बल्कि हम 110% तक इसको ले जा सकते हैं। अगर उससे 230 वोल्ट की सप्लाई, अगर कोई ट्रांसफार्मर है, सामान्य ट्रांसफार्मर, वो 230 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है, तो ये 230 से क्या करेगा? ऑटो ट्रांसफार्मर ज्यादा सप्लाई देगा आपका, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या आप बढ़ा सकते हैं ना। इसमें फेरों की संख्या, नॉब को ही घुमा के तो बढ़ाना है, तो नॉब को घुमा करके फेरों की संख्या आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको 110% तक डिजाइन किया जाता है, यानी इसकी वोल्टता 110% देने वाली तक बनाया जाता है आपका। तब भी ये क्यों खराब होता है? क्यों नहीं हम इसको आपका, जैसे हम आम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जैसे हम सामान्य ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उसकी जगह हम ऑटो क्यों नहीं लगा देते? क्या नहीं भाई, क्यों नहीं ऐसा कर देते? आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं?
कुछ तो वजह होगी भैया, इसमें कोर बच रहा है, कॉपर बच रहा है, पूरी कॉस्ट बच जाएगी। जो ट्रांसफार्मर मिल रहा है 1 लाख रुपया का, वो आ जाएगा 10,000 रुपया में, 20,000 रुपया में। फिर भी काहे नहीं हम इसका यूज करें, काहे नहीं समझ पाएगा। उसी की तरह हम इसको भी डिजाइन कर देते हैं, काहे नहीं इसको यूज किया जाता है। घुमाने क्या जरूरत है, एक बार जहां फिक्स कर दिया उतना वोल्ट था वो दे रहा है, पर वो क्यों घुमाएंगे। तो फॉल्ट की कंडीशन में सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता है। फॉल्ट की कंडीशन में जब फॉल्ट आती है तो ये इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है, ये इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है। बाकी ट्रांसफार्मर मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक तरह से इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है आपका। जैसे बाकी ट्रांसफार्मरों में क्या होता है, बाकी ट्रांसफार्मरों में ये हमारी वाइंडिंग होती है, तो ये हमारी वाइंडिंग में क्या होता है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और इसके ऊपर स्पेस देकर के सेकेंडरी वाइंडिंग को किया गया होता है। तो दोनों वाइंडिंग क्या होती है भाई, अलग कर दी गई होती है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को क्या कर दिया गया होता है, बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा करके अलग कर दिया गया होता है ना ऐसा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आपका सप्लाई लेते हैं आपका, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग पर कोई भी फॉल्ट आएगा तो वो डायरेक्ट कहां पहुंच जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग पे पहुंच जाएगा। बात ये होती है आपका, और जिसकी वजह से जो भी लोड लगा होगा उन सारे लोड को क्या कर देगा, ध्वस्त कर देगा आपका। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते। जैसे ये हमारा होता है प्राइमरी वाइंडिंग हो गया सामान्य ट्रांसफार्मर में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी ऐसे होती है, हम ऐसे ही दिखाते हैं ना। लेकिन ऐसे तो होता नहीं, हमारा होता क्या है जनरली, अगर ये हमारा ट्रांसफार्मर है तो अगर ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग इसके ऊपर की गई होगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग की गई होगी, तो इन दोनों के बीच में अगर इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग की जाएगी तो दोनों के बीच में हमारा इंसुलेटिंग दिया जाता है, जिससे पूरी तरह से प्राइमरी से सेकेंडरी क्या रहे, एकदम अलग रहे आपका। पूरी तरह से प्राइमरी से सेकेंडरी क्या हो, अलग रहे, यही होता है ना। लेकिन इसमें आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है आपका। ये दोनों जो होते हैं ये फ्लक्स के द्वारा कपल्ड होते हैं। फ्लक्स का मतलब है कि प्राइमरी से फ्लक्स निकलेगा तो वही फ्लक्स सेकेंडरी में क्या होगा, वही फ्लक्स सेकेंडरी में स्टोर होगा, जो इसके ऊपर बाकायदा इंसुलेशन दे करके, चारों तरफ इंसुलेशन को बैठा करके फिर उसके बाहरी परत पर क्या की गई होगी, दूसरी वाइंडिंग की गई होगी आपका। तो दोनों आपस में कपल्ड नहीं होते, दोनों आपस में डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं आपका, जिसकी वजह से प्राइमरी पर आने वाले फील्ड का प्रभाव सेकेंडरी पर कार्य नहीं करता है। सॉरी, प्राइमरी पर आने वाले फॉल्ट का प्रभाव सेकेंडरी पर कार्य नहीं करता है, फॉल्ट का प्रभाव। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये वाला जो हमारा है आपका, इसमें अगर प्राइमरी पे फॉल्ट आएगा तो वो डायरेक्ट कहां पहुंच जाएगा, लोड पे पहुंच जाएगा, जिससे वो लोड को क्षतिग्रस्त कर देगा। इसलिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, हम इनका यूज करते हैं, ताकि हमारा लोड क्या रहे, सुरक्षित। किसका, इसका यूज लैब में करते हैं। लैब में आप लोग अक्सर देखे होंगे, हर लैब में आपको लेबोरेटरी में मिलेगा। किसमें, तो लैब में तो हम प्रैक्टिकल करने के लिए ही कर रहे हैं ना, ज्यादातर हम प्रैक्टिकल के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। किसी चीज की टेस्टिंग करना होता है, किसी भी ट्रांसफार्मर के, जैसे पिछला वाला ओपन शॉर्ट सर्किट पढ़े थे ना, शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग पढ़े थे। शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग में क्या किए थे, उसकी वोल्टता की वैल्यू को 5 से 10% ही बढ़ाए थे, पढ़ाए थे ना। तो ये प्रैक्टिकल के लिए ही ज्यादातर यूज में लाए जाते हैं क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर, या जहां पर सप्लाई वोल्टता का मान बढ़ाना घटाना होता है वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ, जैसे आपका घर में आपकी सप्लाई कम वोल्टता की आ रही है, आप क्या किए, आप स्टेबलाइजर की जगह ऑटो ट्रांसफार्मर लगा लिए। स्टेबलाइजर की जगह क्या लगा लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर लगा लिए। वो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करेगा भैया, 110% तक वोल्टता को बढ़ा सकता है ना, तो वो वोल्टेज को क्या करेगा, वहां पे इंक्रीज कराएगा। ठीक, तो वहां पर भी तो नौबे ने घुमाते हैं आपका, वहां पर क्या करते हैं, वहां पर भी आपका स्टेबलाइजर जो लाते हैं उसमें भी तो नौबे ने घुमाते हैं। नॉब घुमा करके क्या करते हैं, टेपिंग चेंज करते हैं। नॉब घुमा करके आप क्या करते हैं, ये भाई ये देखो, नॉब घुमा करके आप क्या करते हैं, टेपिंग को इन्हें चेंज करते हैं। ये भी ऑटो ट्रांसफार्मर का ही फिगर है, ये भी ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें नॉब को घुमाया जा रहा है, दिख रहा है। इसमें आपका ये टेपिंग अगर इसके ऊपर आ गई, ये टेपिंग आपका इसके ऊपर आ गई, ये इसके ऊपर आ गई, या ये टेपिंग आपका इसके ऊपर आ गई, इसके ऊपर आ गई, या ये टेपिंग कहां आ गई, इसके ऊपर आ गई, तो ये फेरों की संख्या क्या हो रही, घट रही है कि नहीं, घट रही है तो वोल्टेज घटेगा। फिर इसके ऊपर ले गए तो वोल्टेजता क्या हो गई, बढ़ गई। फिर इसके ऊपर ले गए तो वोल्टता बढ़ गई। फिर इसके ऊपर ले गए तो वोल्टता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि फेरों की संख्या क्या होगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी। आई बात समझ में। तो वो आप वही क्या करते हैं, उसी को घुमा के करते हैं आपका टेपिंग। तो ये टेपिंग विधि है ऑटो ट्रांसफार्मर की। ये कौन सी विधि है, ये जो है वो टेपिंग माध्यम आपका। तो टेपिंग विधि से ऐसा कर रहे हैं।
पूरा नहीं दिया होता है ना, पूरा नहीं होता है आपका इसमें, क्या पूरा घुमा देंगे? हाँ, पूरा लेकर के चले जाएंगे तो 110% तक वही जाएगा, और क्या। ये जैसे क्या होता है, हमने आपको बताया ना कि आपकी कुंडलियों की जो संख्या होती है, ये जो कुंडलियों की संख्या होती है, जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ठीक, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, तो प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये यहां से यहां तक हो गई, इसकी कौन सी वाइंडिंग हो गई? प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। अब इसमें क्या निकला है? ये हमारा इसी से ये टेपिंग करके निकाला गया है, इसी से ये टेपिंग करके निकाला गया है, क्या? सेकेंडरी वाइंडिंग। इसी से क्या किया गया? टेपिंग किया गया है, टेपिंग किया गया। इधर हम वोल्टता दे रहे हैं 230 वोल्ट, इधर वोल्टता दे रहे हैं कितना? 230 वोल्ट। हमको वोल्टता क्या चाहिए? हमको वेरिएबल चाहिए। हमको यहां जो वोल्टता चाहिए, ये वोल्टता कितनी जा रही है? 230 वोल्ट इसमें जा रही है, लेकिन हमको चाहिए वोल्टता 0 से 230 की जगह क्या चाहिए हमको? 250 चाहिए हमको वोल्टता कितनी चाहिए? 0 से लेकर के 250 वोल्ट तक चाहिए, इतनी वोल्टता चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इतना फेरे तो रखने ही पड़ेंगे, जितना फेरे इस टाइम पे है, तो हम इसके साथ क्या कर दिए, ये हमने ले लिया, एक तार ले लिया। उसके बाद दूसरा तार हम क्या करेंगे? इस तरह से इसमें ये वाइंडिंग कर रहे हैं ना, हम ये टेपिंग कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? और अधिक फेरे बढ़ा देते हैं, यहीं से हम क्या करते हैं? और अधिक फेरे बढ़ा देते हैं, हम यहीं से क्या कर देते हैं? और अधिक फेरे बढ़ा देते हैं। ये तो अब क्या हो जाएगी? जब और अधिक फेरे बढ़ाएंगे तो ये हमारी टेपिंग क्या हो जाएगी? टेपिंगों की संख्या बढ़ गई कि नहीं? बढ़ गई ना। तो इधर क्या होता है? सेकेंडरी साइड का मांग ही होता है N2 माइनस N1, यही होता है ना। अब N2 का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका, तो N2 की वैल्यू आपका इंक्रीज करती जा रही है कि नहीं? N2 का मान अब ज्यादा हो जाएगा कि नहीं N1 से? बोलो भैया, N2 का मान ज्यादा हो जाएगा नहीं N1 से? अब N2 में फेरों की संख्या ज्यादा है कि N1 में फेरों की संख्या ज्यादा है? N1 में तो सिर्फ यहीं से यहीं तक ना फेरे हैं, लेकिन N2 में फेरे कहां से कहां तक हो गए? तो N2 में फेरे हो गए यहां से यहां तक, पूरे N2 में फेरे हो गए। तो फेरों की संख्या किधर ज्यादा है? N1 में कि N2 में? N2 में। तो वोल्टता बढ़ जाएगी कि नहीं? अब तो वोल्टता बढ़ा देंगे, तो यहीं से वोल्टता बढ़ाई जाती है आपका। आई बात सुन में? तो लिखिएगा ऑटो ट्रांसफार्मर में, ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टता का मान, ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टता का मान अपने निर्धारित मान से, अपने निर्धारित मान से अपने निर्धारित मान से अधिक हो सकता है, अपने निर्धारित मान से अधिक हो सकता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टता और ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टता 100% के बजाय 110% तक, 100% के बजाय 110% तक बढ़ाई जा सकती है, 110% तक बढ़ाई जा सकती है। हेडिंग डाल लीजिएगा। हाँ, मिल जाएगा 10% ज्यादा, ठीक। अगली हेडिंग डालेगा ए भाई, अगली हेडिंग है ऑटो ट्रांसफार्मर के लाभ। हेडिंग है ऑटो ट्रांसफार्मर के लाभ। ऑटो ट्रांसफार्मर के क्या लाभ होते हैं भाई? तो आप देखे ही है कि कोर की बचत हुई थी, पहला ये तो देख ही लिए है। दूसरा कॉपर की बचत हुई थी। कॉपर की क्यों बचत हुई थी? क्योंकि एक ही कुंडलन किया गया था, तो केवल एक ही कुंडलन होती, ये भी हो गया आपका, होगा ना। तो लिखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा ऑटो ट्रांसफार्मर में आयरन कोर की बचत होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में आयरन कोर की बचत होती है। दूसरा, ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर की बचत होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर की बचत होती है।
क्योंकि 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 इसमें केवल एक ही कुंडलन होता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही कुंडलन होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करता है। केवल एक ही कुंडलन होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करता है। हो गया? अगला लिखेगा। अब ऑटो ट्रांसफार्मर को तो कहीं भी ले आ सकते हैं आपका आसानी से। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि ये भार में क्या होता है, हल्का होता है। क्योंकि जब कोर की बचत हो गई, कॉपर की बचत हो गई, तो भार में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हल्का हो जाएगा। तो लिखेगा यह भार में हल्का होता है, यह भार में हल्का होता है, यह भार में हल्का होता है। अगला पॉइंट, इसे कहीं भी आसानी से ले आया जा सकता है। ऑटो ट्रांसफार्मर को सरलता व सुगमता से स्थानांतरित कर सकते हैं, करके लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अगला लिख लीजिएगा, इस ट्रांसफार्मर की साइज क्या होती है, कम होती है। और क्या होगा भैया, इसमें वोल्टता को कितना बढ़ा सकते हैं, 110% तक बढ़ा सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, इसमें वोल्टता के मान को 110% तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें वोल्टता के मान को 110% तक बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, इसमें ज्यादा लॉसेस होगा कि कम लॉसेस होगा भाई? कम लॉस होगा। क्यों कम लॉस होगा? क्योंकि आयरन कम है, कॉपर कम है, तो आयरन लॉस कम, कॉपर लॉस भी कम होगा आपका। तो लिखिएगा इसमें हानियां भी कम होती हैं। अच्छा, इसकी इफिशियंसी कैसी होगी भाई? जब इसमें लॉसेस कम होगी तो इफिशियंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये भी लिख लीजिएगा, इसकी इफिशियंसी अधिक होती है। इसकी इफिशियंसी अधिक होती है। हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग। हेडिंग है ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग, ये भैया हेडिंग है ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहां किया जाता है भाई, बोलो? लैब में करते हैं आपका, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हम लोग लैब में करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, अब आप सबको पता है कि ये वोल्टता को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। अगर वोल्टता को बढ़ा दे रहा है यानी अपने निर्धारित मान से भी बढ़ा रहा है, तो क्या ये बूस्ट कर दे रहा है वोल्टता को? कह सकते हैं कि बूस्टर के रूप में उपयोग लाया जा रहा है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इसका प्रयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है। हाँ, बूस्टर के रूप में किया जाता है। अच्छा, दूसरा कहां इसका प्रयोग देखे थे, टेस्टिंग में देखे थे। टेस्टिंग में देखे थे, जैसे हमने शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग की थी तो वहां पर यूज किया था ना, या फिर आप लोग अपने यहां लैब में जो बल्ब पर टेस्टिंग करते हैं आपका, तो उसके लिए भी ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो लिखिएगा, अगला पॉइंट है
प्रयोगशाला में इसका प्रयोग टेस्टिंग के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका प्रयोग टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ओके भाई, और कहां इसका प्रयोग करते हैं भाई? वोल्टता को बढ़ाने घटाने के लिए, हाँ वोल्टेज रेगुलेशन भी कह सकते हैं, लेकिन वोल्टता को बढ़ाया घटाया कहां जाएगा? जैसे स्टार्टर का नाम सुने होंगे। स्टार्टर में क्या होता है? स्टार्टर में प्रारंभिक समय पर धारा का मान क्या होता है? बहुत उच्च हो जाता है, होता है ना, वोल्टता के बराबर हो जाती है धारा। तो शुरुआती कंडीशन में वोल्टता को क्या रखना पड़ता है? हमें कम रखना पड़ता है आपका। तो जो आप लोग पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, सॉरी 5th सेमेस्टर में, 3 फेस इंडक्शन मोटर। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, 3 फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, और कैसे मोटर को? जिनकी क्षमता 20 एचपी से ज्यादा होगी। जिनकी क्षमता किससे ज्यादा होगी? आपका 20 एचपी से ज्यादा होगी। ऐसे मोटरों को जब चलाना होगा ना, तो ऐसे मोटरों को स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर जो होता है, जिनकी क्षमता 20 एचपी से ज्यादा होती है, 20 हार्स पावर से ज्यादा होती है, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो लिखेगा, हाँ, तो रेजिस्टेंस लगा करके क्या करते हैं? वोल्टेज को वोल्टता ड्रॉप कराते हैं, यानी वोल्टेज के मान को कम करते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर से कम कर लीजिए सीधा वोल्टेज। तो लिखेगा 3 फेज ट्रांसफार्मर सॉरी 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए कोष्ठ में स्टार्टर के रूप में, कोष्ठ में स्टार्टर के रूप में हो गया। और कहां करते हैं भाई इसका प्रयोग? बोलेगा, हाँ मनचाही वोल्टता प्रदान करने के लिए। तो मनचाही वोल्टता से आप कुछ ना कुछ चाहेंगे ना, कि हमको जैसे प्रकाश ज्यादा मिले। जैसे जहां पर रंगशाला है या कार्यशाला का काम चल रहा हो आपका, यानी पेंटिंग वेंटिंग या फिर ये सब काम हो रहा है, तो वहां पर बल्ब की जो तीव्रता होनी चाहिए वो बहुत अधिक होनी चाहिए आपका। तो बल्ब की तीव्रता का मान बढ़ाने घटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बल्ब की तीव्रता बढ़ेगी घटेगी कैसे आपका? तो वोल्टेज को बढ़ा घटा करके बल्ब की तीव्रता को बढ़ाते घटाते हैं। तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा घटेगा कैसे? तो वो हम क्या करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज के मान को कम या ज्यादा करके क्या करते हैं? उसकी तीव्रता को बढ़ाते या घटाते हैं। तो लिखेगा, लिखा भाई, रंगशाला या कार्यशाला में प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने व घटाने के लिए, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने व घटाने के लिए, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने व घटाने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। बढ़ाने व घटाने के लिए, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने व घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हो गया। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन। हेडिंग है ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन। ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन जी, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर।